Hello dear friends, you're most welcome at Study with PN Sharma. डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, जिसमें संविधान का निर्माण कैसे हुआ इंडिया में, ये सभी हम पढ़ेंगे। तो कैसे नोट्स मेकिंग करनी है उसको इजी, ताकि हम एग्ज़ाम में के समय उसको इजीली रिवाइज कर सकें। तो आज हम देखेंगे कि कैसे संविधान के निर्माण का पूरा जो एक स्टार्टिंग थी वो कैसे हुई। संविधान सभा की जो मांग थी वो पहली बार मानी गई 1934 में एम.एन. रॉय, जो वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने पहली बार संविधान सभा की मांग की अंग्रेजों से। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग रखी और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर सभा का चुनाव होगा, ये कहा गया। अगेन जब आगे चैप्टर में हम बढ़ते हैं तो वहां है ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को कब माना गया। तो 1940, अगर यूपीएससी में डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट आए या स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे तो 1940 अगस्त प्रस्ताव पहली बार ऐसा प्रस्ताव था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संविधान सभा की मांग को पहली बार माना, यह हमको याद रखना है। अगेन क्रिप्स मिशन आया 1942, इसमें भी संविधान सभा को मांग रखी गई कि संविधान सभा आपको बनाई जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। किसको? क्रिप्स प्रस्ताव को 1942 में, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि दो संविधान सभाएं होनी चाहिए पूरी इंडिया के लिए, क्योंकि एक पाकिस्तान के लिए एक इंडिया के लिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको मानने से मना कर दिया था। कैबिनेट मिशन 1946 में अगेन कैबिनेट मिशन आता है, उसने एक संविधान सभा की मांग, जो एक संविधान सभा उसके गठन की बात की कि एक संविधान सभा का गठन होगा। अब देखते हैं संविधान सभा का जो गठन किया गया फाइनली वो किसके आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। अब कैबिनेट मिशन के अनुसार क्या क्या प्रावधान थे इंडिया में कि किस आधार पर यहां संविधान सभा का गठन होगा। 389 सीट्स में डिवाइड किया गया पूरे इंडिया को। उसमें से 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत की और 93 सीट्स थी देसी रियासतों के पास। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ 292 प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नर्स, जहां मुख्य आयुक्त उनके अंडर में ब्रिटिश भारत पूरा था। सीटों का अलोकेशन, जो सीटों का अलोकेशन था वो जनसंख्या के आधार पर किया गया। 10 लाख में से एक सीट, मीन्स टोटल 389 सीट थी, उनको किस आधार पर बांटा गया? 10 लाख पर एक सीट दी गई। और अभी भी वर्तमान में इंडिया में यही सिस्टम चला आ रहा है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। यहां पर देसी रियासतों का जो प्रतिनिधित्व करेगा, मीन्स देसी रियासतों से जो चुनकर आएगा वो किसके द्वारा फिक्स होगा? वो देसी रियासतों का प्रमुख है, मीन्स राजा, वो अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजेगा। मीन्स यहां इलेक्शन करने की जरूरत नहीं थी। और जो ब्रिटिश भारत था वहां से इलेक्टेड मेंबर आएंगे। इट मीन्स हमारा जो संविधान सभा था, जो कैबिनेट मिशन के अनुसार बनी थी, उसमें कुछ चुने हुए लोग थे और कुछ आंशिक रूप से नामित थे। तो कह सकते हैं कि हमारी संविधान सभा ना तो पूरी तरह चुनी हुई थी, ना ही पूरी तरह नॉमिनेटेड थी, मिक्स। अगर राज्यसभा का एग्जाम्पल ले तो यहाँ चुने हुए सदस्य भी आते हैं और 12 जो सदस्य रहते हैं उनको नॉमिनेट भी करता है कौन? राष्ट्रपति। उसी तरह यहाँ नॉमिनेशन भी था और यहां पर चुने हुए लोग भी आए थे। ब्रिटिश प्रांत में जो सीटें थी उनको 3 समुदाय में बांटा गया। अब ब्रिटिश प्रांत की जो 296 सीटें थी, इनको भी 3 समुदायों में बांट दिया गया जनसंख्या के अनुपात में। मीन्स जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसको ज्यादा सीटें। तो इन सीटों को मुस्लिम, सिख और सामान्य, मीन्स जनरल, जिसमें हिंदू आ गए, इनमें बांट दिया गया। प्रांतीय असेंबलियां अब क्या करेगी? उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाएगा और इस चुनाव में एकल संक्रमणीय मत समानुपाती प्रतिनिधित्व, मीन सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स यहां पर क्या होता है कि जिसकी जनसंख्या, मीन्स अगर प्रांतीय असेंबली है वहां पर जिन लोगों की सीटें ज्यादा है या जो लोग ज्यादा चुने हुए हैं वो वोट दे देते हैं और वोट के द्वारा सदस्यों को चुना जाता है। और यहां पर क्या होता है कि पर्टिकुलर एक सदस्य को जितने वोट चाहिए, अगर यहाँ सदस्य 1 2 3 एक साथ खड़े होते हैं,
अगर किसी एक व्यक्ति ने पहली प्रायोरिटी पे इसको रखा फर्स्ट को, दूसरी प्रायोरिटी पे सेकंड को रखा, तीसरे को तीसरी प्रायोरिटी पे रखा, बाद में ऐसे वोटिंग करते रहते हैं कि किस व्यक्ति ने मीन्स जो सदस्य हैं प्रांतीय असेंबली में, किन सदस्यों ने सबसे ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पहली प्रायोरिटी पे रखा है। यहाँ पर डायरेक्टली एक ही व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाता, यहाँ सभी व्यक्तियों को, जितने व्यक्ति खड़े होते हैं चुनाव में, उनको सबको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा जाता है और जो पहली प्रायोरिटी पे सबसे ज़्यादा आता है वो चुनाव जीत जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी एक को ही चुनाव दिया जाता है, मीन्स मत दिया जाता है, यहाँ सभी को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। जिसको पहली प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा मिल जाती है या जो जितने वोट चाहिए उतने मिल जाते हैं तो वो जीत घोषित हो जाता है। इसी को बोलते हैं एकन संक्रमणीय समानुपाती प्रतिनिधित्व। तो आगे जब आएगा तो इस पर और अच्छे से हम बात करेंगे। कैबिनेट मिशन। अब देखते हैं संविधान की कार्यप्रणाली। अब संविधान सभा का गठन हो गया तो इसकी पहली जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 इसमें हुई। यहां पर 1946 है। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि अलग पाकिस्तान की मांग उनकी थी, इसलिए याद रखना पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए इसमें? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो वरिष्ठतम सदस्य थे इसलिए इनको बना दिया गया। बाद में स्थायी सदस्य कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे बाद में, पहले इनको केवल मनोनीत कर दिया गया था। उपाध्यक्ष, एक साथ साथ दो उपाध्यक्ष बनाए गए, एक थे एस.सी. मुखर्जी और एक थे वी.टी. कृष्णामाचारी। तो यहां पर दो उपाध्यक्ष थे, ये भी आप याद रखना। अब आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मीन्स उद्देश्य प्रस्ताव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू साहब उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 और इसको एक्सेप्ट कब किया गया संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1947। ये हमको याद रखना है। प्रस्तावना संविधान की झलक है, मीन्स यहां पर उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि क्या क्या हमारे संविधान में होना चाहिए, ऐसा एक रिजोल्यूशन लाया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू जी मोतीलाल नेहरू नहीं, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये इनके द्वारा लाया गया। प्रस्तावना संविधान की झलक थी एक तरह से। इस प्रावधान क्या कहते हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव में? यहां पर कहा गया कि संविधान सभा जो रहेगी वो संविधान का निर्माण करेगी, वो एक भारत की संप्रभु मीन्स उस पर किसी का भी दबाव नहीं रहेगा। भारत संघ का एक हिस्सा होगा जिसमें भारत का एक संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कौन कौन होंगे? ब्रिटिश भारत भी शामिल होगा, भारत के बाहर का कोई भाग जो शामिल होना चाहे वो भी इसमें शामिल हो सकता है और भारतीय राज्य तो होंगे ही। आगे इन्होंने कहा कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो राज्य को दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे आपने देखा होगा कि अभी अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास है? केंद्र के पास। लेकिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवशिष्ट शक्तियां किसको देने की बात की गई? राज्य को। अवशिष्ट शक्तियां वो होती है जो ना तो केंद्र की सूची में हो, ना राज्य सूची में हो और ना समवर्ती सूची में हो। ऐसे विषय जिन पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है प्रेजेंट में, वो है अवशिष्ट शक्तियां। सीमा निर्धारण, इसका काम कौन करेगा? संविधान सभा। मीन्स भारत की सीमा कहाँ कहाँ होगी, सीमा निर्धारण का काम कितने राज्यों को कौन मिलेगा, कितना पार्ट, ये भी कौन डिसाइड करेगा? संविधान सभा। इनमें कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव में। शक्ति का स्रोत कौन होगा इंडिया में? वो है जनता, भारत की जनता। स्वतंत्रता दी जाएगी लोगों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल, सभी को न्याय मिलेगा। स्वतंत्रताएं कौन कौन सी होगी? इसमें कहा गया कि भ्रमण मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाने की, विचार, संगठन, अभिव्यक्ति और विकास, इन सभी की स्वतंत्रता दी जाएगी। और समता मीन्स समानता रहेगी, चाहे अवसर की हो चाहे विधि के समक्ष। ये सभी क्या हो गए? एक तरह से हमारे फंडामेंटल राइट। मीन्स यहाँ फंडामेंटल राइट्स की भी बात की गई, स्वतंत्रता की बात की गई। सुरक्षा, सभी को सुरक्षा दी जाएगी, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटीज। और इन्हीं की इस आधार पर कई तरह के हमारे क्लोज बनाए गए, कई तरह के आर्टिकल्स लाए गए। जैसे माइनॉरिटी के कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 29 एंड 30। साथ में यहाँ कहा गया कि विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए संविधान सभा की प्रस्तावना इसी के अनुरूप है। मीन्स इंडिया विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए कार्य करेगा। अब देखते हैं स्वतंत्रता अधिनियम। अब ये संविधान सभा बन गई थी। बाद में 1947 में एक स्वतंत्रता अधिनियम आया, क्योंकि माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत विभाजन के साथ एक योजना बनाई गई और माउंटबेटन योजना जो थी उसी के साथ एक स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो गया। इसके बाद संविधान सभा में 3 परिवर्तन हुए। फर्स्ट, संविधान सभा को अब संप्रभु निकाय मीन्स अब ये अध्यक्ष तो एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनी गए थे, साथ में संप्रभु निकाय मीन्स
इनको 100% दे दिया गया कि आप अपना देख सकते हो। विधायिका के रूप में कार्य भी कर सकती है कौन? संविधान सभा। यहां याद रखने वाला पॉइंट कौन सा है कि जब संविधान सभा संविधान निर्माण के रूप में कार्य करेगी तो अध्यक्ष होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब संविधान सभा विधायिका के रूप में मीन्स उस टाइम संसद नहीं थी, तो जब लॉ बनाने का काम करेगी इंडिया के लिए, और इसने ऐसा काम कब तक किया? 29 नवंबर 1949, तब तक इसका अध्यक्ष कौन रहेगा? डॉक्टर जीवी मौलंकर। सदस्य संख्या जो तीसरी काम हुआ है इसमें परिवर्तन, वो सदस्य संख्या 389 से घटकर कितनी रह गई? 299, क्योंकि बंटवारे के कारण बाकी जो सदस्य थे मुस्लिम लीग अलग हो गई थी इससे। अब आगे देखते हैं कि संविधान सभा ने अन्य कार्य क्या क्या किए। 1949 में संविधान ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली। 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को मीन्स 15 अगस्त आने से पहले ही इन्होंने 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको एक्सेप्ट कर लिया। एंड 24 जनवरी 1950 में ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एंड राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सभी को एक्सेप्ट कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अगर बात करें और आगे, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक कब? 24 जनवरी 1950। ये सेम डेट जब तीनों एक्सेप्ट किए गए। संविधान सभा ने संसद की तरह भी कार्य किया प्रथम चुनाव के समय तक, क्योंकि प्रथम चुनाव के बाद संसद का निर्माण हो गया था, और संविधान निर्माण का कार्य भी किया कब तक? 26 नवंबर 1949, क्योंकि इस दिन हमारे संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये याद रखना। अब देखते हैं संविधान की समितियां, ये जो इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। नेहरू साहब जी जो थे वो संघ की शक्ति, संघीय संविधान और राज्यों को बीच में समझौता, इनकी जो भी समितियां थी, इन तीन समितियों के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर साहब को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रक्रिया मीन्स जो प्रोसीडिंग या संचालन, इनकी दोनों जो समितियां थी, इनका अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। साथ में जो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्प जो समिति थी, मीन्स जो बहुत तदर्प का मीन्स ऐसा था जो कम टाइम के लिए बनती हो, जो स्थायी नहीं हो, उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटेल साहब मौलिक अधिकारों से संबंधित जो फंडामेंटल राइट्स या एसटी और माइनॉरिटीज और प्रांतीय संविधान। अगर बात करें संघ शक्ति और संघीय संविधान तो नेहरू, अगर प्रांतीय संविधान की बात करें कि प्रांतीय संविधान कैसा होगा तो पटेल साहब। उप समितियों में ध्यान रखना है फंडामेंटल राइट्स के लिए जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यकों के लिए एचसी मुखर्जी, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। प्रारूप समिति की बात करते हैं। प्रारूप समिति मीन्स ड्राफ्टिंग कमेटी, मीन्स इंडिया में ड्राफ्ट कैसा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति बन गई और इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें अंबेडकर साहब, कृष्णामाचारी, अयंगर, अय्यर, उसके बाद के.एम. मुंशी, सादुल्ला और माधवराव, ये सभी 7 सदस्य इसमें शामिल थे, याद रखना। संविधान का प्रभाव में आना, अगर बात करें तो संविधान को पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इस समय 1939 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हो गई, 4 को बाद में जोड़ा गया। और यूपीएससी में 2019 में 2 अनुसूचियां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। अनुसूची हमेशा यूपीएससी की फेवरेट रही है। संविधान जो लागू बोलते हैं, लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950। अगर बात करें 26 नवंबर 1949 तो यहां पास हो गया था संविधान। लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाहौर अधिवेशन 1929, यहां पर पूर्ण स्वराज दिवस का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 को, 26 जनवरी 1929। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पहली बार ध्वज के साथ इसको मनाया गया 26 जनवरी को। इसलिए 26 जनवरी 1950 को वापस क्या किया गया? हमारे संविधान को लागू किया गया। तो पूर्ण प्रस्ताव का दिवस कब बनाया गया? दिसंबर 1929, और 26 जनवरी को इसे बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू जब हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये निरस्त हो गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, उसको भी निरस्त कर दिया गया, उसका कोई। लेकिन अबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुडिक्शन एक्ट मीन्स जितने भी प्रिवी काउंसिल था उससे संबंधित जो लॉ था वो बचा रह गया।
इसके बाद संविधान सभा। संविधान सभा में अगर बात करें तो संवैधानिक या कानूनी सलाहकार कौन थे? BN राव। सचिव HVR अयंगर, ये हमको याद रखना। मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी और प्रतीक मोहर क्या थी? हाथी। कैबिनेट मिशन अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन जब हम पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए, स्पेशली जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब कैबिनेट मिशन अगेन आएगा। इसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स, लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर। तो 24 मार्च 1947 में कैबिनेट मिशन आया था और उसी के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। जुलाई 1946 को एक संविधान सभा के गठन की घोषणा की गई थी इनके द्वारा। ये भारत पहुंचा कब? 1946 में। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मौलंकर। मीन्स जब डोमिनियन के समय, मीन्स जब भारत पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ था या आज़ाद होने के बाद जो एक संविधान सभा के साथ जितना भी हमारा विधानमंडल का काम करना था, मीन्स संविधान सभा को निर्माण करना था, विधान मीन्स विधि बनाना भी था, लॉ मेकिंग, उस समय अध्यक्ष कौन रहता था? जीवी मौलंकर। पहली जो निर्वाचित संसद हमारे अस्तित्व में आई 1952, मीन्स जब चुनाव हो गए थे तो उस समय निर्वाचित होकर आई। ये सभी बातें थी जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमको याद रखना है। ये स्टडी विथ PN शर्मा। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो उनको भी आप बता सकते हो ताकि हर कोई इसका बेनिफिट उठा सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज डिस्कशन फॉर चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटी लक्ष्मीकांत।